आप लोग जानते हैं ना, क्योंकि ज्ञान कैसे शुरू हो गया। बरसों से जब ये सब कुछ नहीं था, पढ़ लिखे नहीं थे, विज्ञान नहीं था, घर नहीं थे, बाहर नहीं था, पेड़ों पर रहते, जंगलों में रहते, बारिश आ गई, सब कुछ नष्ट हो गया। देखते रह गए ये क्या हुआ। फिर थोड़े दिन बाद देखा, अरे तूफान आ गई, पूरा का पूरा झोंपड़ा जो भी शिवाय सिंह जी साहब उड़ गए। फिर सोचा कि ये हुआ क्या। तो ये चलते चलते फिर धीरे धीरे जुगाड़ लगाया कि बारिश हुई, लेकिन जो घने पेड़ हैं उनके नीचे लोग बच गए। अरे तो फिर पत्तों को मिला के झोंपड़ी बनाना शुरू किया, लेकिन आग लगी तो झोंपड़ी भी जल गई। तो पहाड़ के नीचे जो लोग थे वो बच गए। तो क्या सोचा, अच्छा तो आग से पहाड़ बचा सकता है। तो कैसे कैसे हमारा ज्ञान का विकास हुआ और हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई। लेकिन कुछ लोग तो चले गए बहुत दूर उस ज्ञान को लेकर, और कुछ लोग जिनके पास ओरिजिनल ज्ञान है वो आज भी वही संकट है। हमारी बस्तियां हैं, दूसरे दिन खूब बसे 30-40 साल से बैठे हुए हैं, दूसरे दिन एक प्रशासन की फौज आती है, उठो यहाँ से, आपके पास कौन सा पट्टा है, चलो भगो। आप नाच जाति के हो, दूसरे दिन सोचते रह जाते, क्या हुआ, हम तो 40 साल से रह रहे हैं, हमको क्यों खदेड़ा जा रहा है, समझ में नहीं आया। और किसी को बोलते हैं कि अरे भाई ये तो वोट दे के हमने सरपंच साहब बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन जैसे कोई कार्यक्रम है, सरपंच साहब सर वहीं रुको, आप तो दलित हो ना, वोट बनाया सरपंच हो, ठीक है, लेकिन यहाँ मत आना। तो आज भी हमारे साथ वही परिस्थितियाँ हैं, लेकिन आज भी हमारे साथ ज्ञानी भी है। तो मैं 3 ज्ञानियों को आपके सामने बुला रहा हूँ। सुनीता जी, कल की बाई और जवाहर जी आइए, जिन्होंने आज भी अपने ज्ञान से इन चीज़ों से मुकाबला कर रहे हैं। हम सुनेंगे कि कैसे आज की परिस्थिति और उसमें कोई फर्क नहीं है इन लोगों के लिए। आइए जवाहर जी। तो हम छोटी सी कहानी जवाहर जी से सुनेंगे कि आज वो कौन सा ज्ञान पन पा रहे हैं और उस ज्ञान से समाज को, परिवार को, खुद को कैसे सक्षम बना रहे हैं। तो जवाहर जी। सभी को जय भीम, जय संविधान। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से हूँ। मैं कौरों के साथ में 2016 में प्रेरक के रूप में जुड़ा था और कौरों के प्रशिक्षणों के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जब मैंने प्रशिक्षण लिया तो मैंने पाया कि हमारे समाज के अंदर जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी एक जड़ है। जब हम गहराई में गए, उनका अध्ययन किया, तो हमने पाया कि हमारे समाज के अंदर मनुवादी सोच के लोगों ने विषमतावादी व्यवस्था कायम कर रखी है और ये विषमतावादी व्यवस्था सदियों से हमारे समाज में कायम है। और ये विषमतावादी व्यवस्था भी समाज में छोटी छोटी व्यवस्थाओं का आधार पर खड़ी है। जैसे कि पंडितों द्वारा आदिवासी समुदाय के गणना सूचक नाम निकालना, दलित आदिवासी समुदाय को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना, घोड़ी पे नहीं बैठने देना, सामूहिक भोज होता है उनको अलग बिठा के खाना खिलाना, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं छोटी छोटी। तो मैंने ये सीखा कि जब तक यदि हम चाहते हैं कि समाज के में समता लाएं, बंधुता लाएं और समतामूलक समाज का विकास करें, तो इन छोटी छोटी व्यवस्थाओं को हमको तोड़ना होगा, इन पर काम करना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने चित्तौड़गढ़ के साथियों ने जो एक छोटी व्यवस्था है, पंडितों द्वारा बच्चों का नामकरण करने की जो व्यवस्था है, आप सभी साथी जानते हैं हमारे देश के अंदर जब बच्चों का जन्म होता है उस समय वो नामकरण करने के लिए पंडित यहाँ जाते हैं, किसी देवरे के वहाँ जाते हैं। पंडित अपनी ग्रहणित मानसिकता के आधार पर उस बच्चे का नामकरण करता है ताकि उनकी पहचान, दलित आदिवासियों की पहचान हमेशा बनी रहे, वो गुलामों की रूप में नजर आए। तो इस व्यवस्था को हमने पहचान कर हमारे समूह के लोगों ने हमने चर्चाएं की, बातचीत की, हमने कहा इस पर काम करना है। हम हमारे समुदाय के बच्चों का नाम हम रखेंगे, हमारे बच्चे हैं हम उनका नाम रखेंगे। इसके लिए हमने प्लान किया, सम्मानजनक नामों की सूची बनाई
और उन सम्मानजनक नामों के आधार पर हमने गरिमा नामकरण केंद्र का संचालन शुरू किया। अभी हम 11 गरिमा नामकरण केंद्र चला रहे हैं। वहाँ पर जो बच्चों का जो जन्म होता है उनका नामकरण करते हैं। ये नामकरण जो बच्चे के माता पिता अभिभावक उनके साथ में बातचीत करते हैं, उनको चर्चाएं करते हैं कि आपको किसी पंडित की यहाँ नहीं जाना है और आपको आप और हम मिलके अपने बच्चों के सम्मानजनक नाम निकालना है, ताकि हमारे बच्चे आगे जा कर के अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर सके, अपने आप में उनको अच्छा लगे। तो इस तरह से हमने अभी तक 120 बच्चों के नामकरण किए हैं, जो अभी हमारे समाज में अब सभी को अच्छा लग रहा है। इसी के साथ में मैं एक और हमारे क्षेत्र की जो कहानी मैं जोड़ना चाहता हूँ। हमने हमारे समूह के लोगों ने मिलकर के हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर हमारे गांव का नाम था मेत्रों का खेड़ा, जो एक असंवैधानिक शब्द है। उस असंवैधानिक शब्द के आधार पर उसका गांव का नाम 40 साल पहले बना हुआ था, मेत्रों का खेड़ा। जाति सूचक नाम था। हमने गांव वाले लोगों के साथ में बातचीत की, मीटिंगें की, उनको कहा क्या आपको ये नाम अच्छा लगता है क्या? तो गलत नाम किसी को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन सदियों से बना हुआ था। तो लोगों तैयार हुए, लोग हमने मीटिंग की और हमने एक प्रस्ताव बना करके ग्राम पंचायत में दिया और हमने सभी ने मिलकर ये तय किया कि क्या हमारे गांव का नया नाम क्या होना चाहिए। सभी ने कहा कि हम संविधान को मानते हैं और हमारे बाबा साहब ने हमारा संविधान बनाया, हम भीमनगर हमारे गांव का नाम रखेंगे। भीमनगर के नाम पे सहमति बनी और गांव वालों ने मिलकर के ग्राम पंचायत में प्रस्ताव दिया। ग्राम पंचायत ने उस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार ने उस गांव का नाम बदलकर भीमनगर किया। उसके आधार पर सभी गांव वालों ने गांव का बोर्ड लगा करके उस गांव का नाम भीमनगर किया। तो मुझे लगता है कि हम बदलाव के लिए हम काम करते हैं तो जरूर बदलाव होता है। हम सभी को मिलकर के सामूहिक प्रयास करना चाहिए और बदलाव की ओर बढ़ना चाहिए और समतामूलक समाज के लिए काम करना चाहिए। जय भीम, जय संविधान। जो समस्या है किस तरीके से उसका समाधान कर रहे हैं और एक आदर्श सूचक सम्मानजनक नामों की लिस्ट बना के कि ये नाम हमें चाहिए, उन्होंने शुरुआत कर दी। अब मैं सुनीता जी से निवेदन करूँ कि सुनीता जी थोड़ी सी संक्षेप में अपनी कहानी जो आपने अपनी पीड़ा को लेकर के खुद सामने आए कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही मुझे जीना है, थोड़ा सा आप अपनी बात बताइए थोड़ा संक्षेप। सभी को नमस्ते, जिंदाबाद साथियों। मैं सुनीता राजस्थान अजमेर से ग्रामीण क्षेत्र हाथीपटा गांव से बिलोंग करती हूँ। सर्वप्रथम 2015 से मैं कोरो से जुड़ी और एक अंधविश्वास के मुद्दे को लेकर काम की शुरुआत की। अंधविश्वास इस तरह का अंधविश्वास था कि गांव की महिलाओं को गांव से बाहर उतारा जाता है। एक भगवान के नाम पे उनको गांव में बाइक पर बैठकर नहीं जाने देते हैं, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो विकलांग हो, या फिर किसी भी स्थिति में उनको गांव से 1 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो व्यवस्थाएं बनाई हुई थी उसको लेकर मैंने काम की शुरुआत की। तो वहाँ पर जब सर्वप्रथम मुझे बाहर उतारा गया, जब मैं शादी करके गई तो उस समय मुझे महसूस हुआ कि हमें बाहर क्यों उतारा जाता है, इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों बनी हुई है। मैंने जानने की कोशिश की तो लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पे बाबा रहते थे, तो उन्होंने जब समाधि ली तो ये कह के गए कि यहाँ पर बहुओं को बैठकर नहीं आने देना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर लोगों के साथ बैठक की, छोटी छोटी मीटिंग की। तो महिलाएं मुझे बहुत बुरा बुला भी बोलती थी, मेरी मीटिंगों में नहीं आती थी कि ये तो सही नहीं है, ये औरत गलत है। लोग घर आकर मेरे परिवार वालों को बोलने लगे कि ये जो कर रही है गलत कर रही है, इस तरह की हरकतें अब आती जाती हुई है तो इस तरह की जो ठीक नहीं है हरकतें। मेरे ससुर मेरे पति को बोलने लग गए कि ये जो बीननी लिया ये गलत ले रहा है, सही नहीं ले रहा है। तो इस तरह की जो विचारधारा है लोगों की आने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये बोला कि काम करना है तो ढंग से करो, नहीं तो आप जा सकते हो। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा, मैं भी टूट गई थी कि यदि हमारा परिवार मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं कैसे रह पाऊँगी, किस तरीके से काम कर पाऊँगी। तो लोगों और परिवार का बनाए रखने के लिए उनसे संवाद बनाए रखते हुए मैंने काम करने की एक शुरुआत की। धीरे धीरे लोगों को गवर्नमेंट योजनाओं की जानकारी देते हुए, गवर्नमेंट योजनाओं को उनको बताते हुए आधार कार्ड, पेंशन, पालनहार आदि चीज़ों से उनकी एक बैठक रखी जाती थी और हर मंथ में महिलाओं की बैठक रखती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे ये प्रोसेस साल भर तक रहा, जिससे मेरी जान पहचान, लोगों से कांटेक्ट अच्छा बना। लोग मेरे घर पे आने लगे काम करवाने के लिए कि ये अच्छी है महिला। इस तरह से रेपो बनाकर मैंने धीरे धीरे प्रोसेस में काम किया
तो फिर मैंने विचार लगाया कि यदि मैं काम कर रही हूँ बाहर जाकर तो मुझे बहुत दिक्कत आती है, मैं यहाँ से पैदल जाकर फिर भी मेरे को श्रीनगर तक पैदल जाना पड़ता है। तो मैंने गाड़ी लेने का निर्णय लिया। फिर मैंने 15 अगस्त 2019 को मैंने गाड़ी ली। गाड़ी लेकर सोचा गाड़ी तो ले ली, अब चलाऊँ कैसे। तो इस प्रकार से मैंने 1 महीने का एक स्ट्रेटजी अपनाई, प्लान किया कि भाई गाड़ी चलानी है तो कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर मैं डायरेक्ट गाड़ी चलाऊँगी तो गाँव के लोग हावी हो जाएंगे, क्योंकि पूरे गांव में वहाँ पर कोई भी महिला गाड़ी नहीं चलाती है। तो फिर मैंने जैसे ही गाड़ी चलाई शुरुआत में, तो मैंने गाड़ी को गिरा दी थी, वो भी 5 लोगों के सामने। तो लोग बोलने लगे कि इससे गाड़ी नहीं चली जा रही है, इसको गाड़ी क्यों दिलवाई। इस प्रकार से मेरे घर वालों तक भी बात आई कि इससे गाड़ी नहीं चलती है, इन्होंने 1 लाख रुपए की गाड़ी तो खरीद ली, चला नहीं पाती है, यहाँ पे नियम है तो गाड़ी क्यों दिलवाई। इस तरह से धीरे धीरे फिर मैंने सोचा, परिवार वालों को बोले भाई आप गाड़ी छोड़ दो, मैं लाने ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मेरे पति को बोलती थी कि आप गाड़ी छोड़ के आओ, फिर वो छोड़ने जाते थे। शाम को आती थी, फिर मैं गाड़ी वहाँ जो गांव के 1 किलोमीटर बाहर वहाँ छोड़ के आती थी, पैदल आती थी। फिर मेरे पति आते थे, वो गाड़ी को लेकर आते। तो इस तरीके से क्या 10-15 दिन तक लगातार उनके साथ ये चीज़ें रही, तो वो लोग परेशान हो गए। फिर मेरे जो जट्ठू था, जो मेरी जिठानी के लड़के थे, वो स्कूल जाते थे। उसी समय में उनको भी इस तरीके से रेगुलर रखा, भाई कि आप मेरी गाड़ी लेके आओ और गाड़ी छोड़ दो। तो वो मेरी जिठानी और परिवार वाले परेशान हो गए कि तूने सारे परिवार वालों को नौकर बना लिया, तेरे नौकर थोड़ी है, तेरी गाड़ी जाने तू जाने। तो इस तरीके से वो भी परेशान हो गए। फिर मैंने सोचा यदि आखिर परिवार वाले परेशान हो गए तो बाहर वालों को भी पता चलना चाहिए कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, कैसे पैदल जाती है महिलाएं। तो ऐसे करके मैंने दुकान वाले को पकड़ा। तो उस दुकान वाले को जाकर कहती थी, भैया आप मेरी गाड़ी लेके जाओ, मेरे को यहाँ चलाने नहीं देते, इसलिए आप छोड़ के आ जाओ, यहाँ घर पे कोई नहीं है। और मैं तब ड्यूटी जाती थी जब मेरे परिवार में कोई नहीं रहता था, क्योंकि आखिर मेरे परिवार वाले होते तो दुकान वाला कहतेगा भाई तेरे परिवार वाले किसी को भी बोल दे तू। तो इस प्रकार से फिर वो दुकान वाला भी 10-15 दिन ये स्ट्रेटजी उनके साथ रही, तो वो भी थक गया। इस प्रकार से गांव वाले के जो लोग देखते थे रोजाना कोई ना कोई गाड़ी ले जा रहा है, ला रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि तू जाने, तेरी गाड़ी जाने, ऐसी बगजमारी नहीं है, तू पूरा गाँव ना नौकर बना ली। तो इस तरीके से फिर मैंने 1-1.5 महीने बाद खुद से गाड़ी चलाई। लोग मुझे बहुत आश्चर्यचकित से देखने लगे, कहने लगे कि ये महिला ये गाड़ी चला के आ रही है, इसके साथ कुछ ना कुछ होगा। और कुछ समय बाद मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। गांव वालों ने पूरे गांव में अफवाह उड़ा दी कि वो महिला इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि वो इस गांव में गाड़ी चला के आई। भगवान अजयनाथ बाबा ने उनके साथ ऐसा किया। मैं फिर से टूट गई थी, फिर से हताश हो गई थी। मेरे को बहुत टेंशन हो गई कि यदि आखिर मैं इसी तरीके से मेरे साथ आखिर बुरा होगा तो लोग मोटिवेशन नहीं होंगे, लोग मेरे साथ गाड़ी चलाकर नहीं जाने वाले। फिर मैंने अपने स्वास्थ्य, यानी कि मुझे आखिर बुखार भी आती है तो मैं किसी को नहीं बताती कि मेरे को बुखार आ रही है। यदि मेरे को कुछ हो जाता था तो मैं गांव चली जाती थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं बताती कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे गाड़ी चलाने से गांव मोटिवेशन होगा, गांव की महिलाएं मोटिवेशन मिलेगी उनको कि भाई ये चला रही है, इसको कुछ नहीं हो रहा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से आज वर्तमान में अभी महिलाएं रात को गाड़ी पे बैठ के आती है, कभी कभार वो दिन में भी बैठ के आती है, कुछ महिलाएं गाड़ी चला के भी आती है। प्रेजेंट में महिलाएं आ रही है और जा रही है। और इसी के साथ साथ मैंने धीरे धीरे हताई जैसी प्रथा को लेकर भी काम की शुरुआत की। हताई के आजू बाजू बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनी है, नाटक के माध्यम से भी दिखाया गया है। चप्पल उतार के जाना, कपड़े समेट कर ना जाना, महिलाओं को हताई पर जाना अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वहाँ पर मैंने काम की शुरुआत की। महिलाओं के साथ बैठक की गई, हताई क्यों बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है, हताई पर महिलाओं को क्यों नहीं बैठने दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में मैं हताई जैसी प्रथा को लेकर छोटी छोटी स्ट्रेटेजी के माध्यम से हताई प्रथा को निवारण के लिए भी काम कर रही हूँ, और तब तक काम करूँगी जब तक हताई प्रथा का निवारण नहीं हो जाता। सबके साथी जिंदाबाद। मेरे गांव में बीज का बैंक बना हुई है, देसी बीज रखवा और बाहर से बीज नहीं लाना खरीदी, और बाहर से बीज लावा तो मनामा कही कि सरकार खाद ना के और कमजोरी वे, और घरे पशुपालन रखवा, पैसा बेलुकरन खाद बनाड़वो, और बीज भी घर में रखवा, और सब्जी भी गैर बनाड़वी, सब बहुत सारी गैर उस काम बेरी मन के सीख साथ मिलेगी। और कहीं क्या समूह बनाविया, कहीं क्या खूब परेशानी आई। अब ये सब सीखेगी, अब वगैरह क्या ये सब पूरा महिला आवे जे साथ में सब क्या कालू भाई आवे जे सब ऐसो काम वे
और हॉस्पिटल जाओ हर काम में सब मेरे को बुलाते हैं कि फटाफट काम में जाइयो। बहुत सारी काम मेरी मेरे गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छा लोग बैठने करे बे ऑर्गेनिक खेती को और अपना परंपरागत बीज बचावा को काम करे कल की भाई।